बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो सी लैंग्वेज के रिवीजन के सिलसिले में ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम इसको देख रहे थे। इसमें अभी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा देखा था और उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या एग्जांपल है। तो सी लैंग्वेज बताते खुद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, यानी कि सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम जा रहा होता है तो इसका खास एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन इसकी प्रीवियस वीडियो जो है मेरी, वो आप काइंडली इसको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बॉयज की क्लास हुई थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब क्या है कि खास खास ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो आप बताइए, मेन से पहले एक ग्रुप हैश इंक्लूड का होता है, प्री प्रोसेसर कहलाता है। फिर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आती हैं वॉइड मेन के अंदर। इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर। तो ये तमाम ना, आप पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में बटा हुआ होगा। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी जो स्ट्रक्चर, आप ये देखिए, एक मेजर प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio और प्रिंट एफ करा है दिस इज माय फर्स्ट। ये गैप नहीं होगा, इन्होंने बस अब लिख दिया तो क्या करें, और स्मॉल पी होगा ये। तो ये इन्होंने पहला प्रोग्राम करके क्लोज करके एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखाएगा दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये जस्ट एक स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा। अब देखिए, जब प्रोग्राम को मैं, जो ऊपर वाला प्रोग्राम था, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करने के लिए जाऊंगा इस प्रोग्राम को, तो इसके एग्जीक्यूशन जब मैं F11 प्रेस करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर ये कहलाता है डेवलपमेंट साइकिल। यानी कि साइकिल डेवलप कैसे हो रहा है। जब प्रोग्राम, सबसे पहले क्या करते हो, फाइल खोल के प्रोग्राम टाइप करते हो, ऐसा ही है। तो वो कहलाता है एडिटिंग सोर्स कोड। एडिटिंग सोर्स कोड है राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। यानी कि मैं क्या करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ और ये जैसे ये है, इसमें आपने इसको ओपन किया, ये न्यू किया, न्यू, ये देखिए सोर्स फाइल लिखा है, यहाँ पे अब आप हैश इंक्लूड करके, तो ये एडिटिंग सोर्स कोड या राइटिंग सोर्स कोड कहलाएगा। ठीक है, वी विल राइट इट एंड सेव इट विद डॉट सी एंड डॉट सीपीपी एक्सटेंशन फाइल। या तो वो डॉट सी में सेव होगा, हमारे पास जो ये डेव है ये सेव करता है सी प्लस प्लस सीपीपी में। ठीक है, जब प्रोग्राम तुम्हारा सेव हो जाएगा तो अब दूसरा काम क्या करोगे, यू विल कंपाइल योर प्रोग्राम। कंपाइलेशन क्या चीज चेक करेगा, आपके जो सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं, कोई चीज गलत लिख दी है, स्पेलिंग गलत हो गई, उनको चेक करके बताएगा। अगर कंपाइलेशन पूरी हो गई, और ये भी चेक करेगा कि भाई कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका हेडर मौजूद है या नहीं। ये कंपाइलर वगैरह सारी चीजें चेक कर लेगा कंपाइलेशन के। मसलन यहाँ पे आपने देखा कि आपने हेडर क्या डाला हुआ है, हैश इंक्लूड stdio डॉट। तो stdio डॉट एच एक अलग से फाइल होगी। कंपाइलर जब इसको रीड करेगा तो ये देखेगा सिंटैक्स ठीक है, प्रिंटफ कहाँ पे लिखा है वो stdio में जाके चेक करके भी आ जाएगा, उसे पता लग जाएगा ये सारी चीजें सही है। जब ये पूरा कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा तो फिर क्या, लिंकर जागेगा, लिंकर काम करेगा। लिंकर का काम क्या है कि वो जो फाइल है उसकी एक एक्सी फाइल बनाएगा सोर्स कोड की बाइनरी, और जो आपके पास हेडर फाइल पड़ी थी लाइब्रेरी फाइल, उसको वहां से उठाएगा और उठा के आपकी जो कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट फाइल है उसके साथ क्या कर देगा, उसको लिंक कर देगा। अब सपोज कि जब वो उठाने गया और उसको वो फाइल ही नहीं मिली, तो लिंकर क्या कर देगा, एरर दे देगा, ओके भाई लिंकिंग फाइल जो आपने प्लेस की है फाइल डज नॉट फाउंड, ऐसा एरर दे देगा। ऐसा हो सकता है ना, लिंकर का एरर यही हो सकता है कि वो फाइल लेने जाए और उसे फाइल ना मिले। लेकिन अगर फाइल भी मिल जाती है, उसको अटैच भी कर देता फाइल को, तो फिर अब आपके सोर्स कोड की एक एक्सी फाइल बना देगा। वो एक कंपाइल्ड कंप्लीट एक्सी फाइल है जिसको किसी भी कंप्यूटर पे तुम एग्जीक्यूट करोगे वो क्या हो जाएगी, क्योंकि सारी लवाजमात लिए हुए, सारी चीजें लिए हुए, आखिर में आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर। तो ये तमाम चीजें इन्होंने अलग अलग करके की। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। इसमें देखिए c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं देखिए एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, और यहाँ पर मैथ डॉट एक्स का फंक्शन अगर मैंने यूज किया है तो मैं स्क्वायर के लिए लिख सकता हूँ पावर ऑफ x कॉमा 2। x का मतलब क्या हो गया, बेस, और 2 का मतलब क्या हो गया, उसकी पावर। बाकी इक्वेशन ऐसे ही लिख दिया। अगर ये वाली इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ऐसे होगा। तो इसमें बहुत सारी इक्वेशंस इन्होंने दी हुई है। बस आप ये देखें, 1/√x-5। तो देखिए 1/√, का मतलब क्या हो गया, SQRT, स्क्वायर रूट, ये एक फंक्शन है। ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास कहां पे आ रहा होता है, ये फंक्शन आपके पास आ रहा होता है स्क्वायर रूट का फंक्शन, किधर, मैथ डॉट एच के अंदर। और उसके अंदर लिखा क्या जाता है, स्क्वायर रूट में जो भी चीज मौजूद है इसका पैरामीटर वो इसके अंदर लिख दिया जाएगा x-।
तो जब ये कैलकुलेट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, यानी कि ये SQRT POW ये तमाम मैथ के फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए 1/x और 1/x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको लिखना है तो देखिए 1/x माइनस वाई ब्रैकेट में लिख के फिर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर मल्टीप्लाई। तो इसके लिखने के मेथड्स है ये आपको आने चाहिए। जैसे x की पावर n और x की पावर n, तो इसमें क्या लिखूंगा, पाव xm और पाव xn माइनस कर। इसी तरीके से ये वाली एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है। सारी एक्सप्रेशन इन्होंने लिखने के मेथड बताए। अब क्या करना है, ये कुछ प्रोग्राम्स बता रहे हैं आपको कि वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कैसे होंगे। अब अगर मैंने ये लिखना है लव पाकिस्तान, अब बताइए अगर मुझे इसको लिखना हो कौन सी प्रिंटफ स्टेटमेंट में, कौन सी प्रिंटफ में, तो बताइए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां से टैब लेने पड़ेंगे मुझे, कहिए। तो यहां से जब मैं टैब लेता हुआ यहां तक पहुंचूंगा तो सपोज इन्होंने कितने, जो इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने कुछ टैब लिए, देख रहे हैं भाई। नेक्स्ट लाइन पे आए, 3 टैब लिए, लव लिखा, फिर खुद ही से स्पेस दे दी, यहाँ पे /t भी लिख सकते थे, और फिर क्या लिखा, पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गए, यानी कि कैसे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे यहां से शुरू किया था, 1 2 3 टैब हुए, और फिर क्या लिखा है, लव, और फिर स्पेस देके पाकिस्तान, और फिर क्या आया, नेक्स्ट लाइन, यहां पे कर सकते, सही। उसके बाद टैब कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां कहीं पे हम ब्लैंक कर रहे हैं। एक टैब से 5 बार आगे होता है ना, एक टैब से 8 स्पेस, 8 स्पेस। अब यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, एंड। अब ये जो मैंने लव पाकिस्तान लिखा है ना, ये ऐसे करके यहां तक आता, तो इन्होंने जो दिया हुआ है उसके हिसाब से करने। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ये टी गलत लिखा है, टी नहीं, फिर लिखा है, फिर m% के बाद ये /n होना चाहिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए इधर। फिर दोबारा से क्या आएगा, बिल्ड पाकिस्तान। अब ये देखिए बिल्ड पाकिस्तान जो है वो, अच्छा यहाँ पे n लिखा हुआ है, सही है। फिर इसके बाद बिल्ड पाकिस्तान, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा बिल्ड पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड पाकिस्तान। फिर उसके बाद बिल्ड पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट लाइन, यानी कि इधर आ जाएंगे कर्सर, इधर दोबारा से, फिर /t किया, घूमते हुए आप यहाँ पे आए, फिर लिखा है वर्क हार्ड। तो बताइए ये एक तरीके से एक ही लाइन के नीचे ये सारी चीजें आती जाएंगी, यानी कि एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में पूरे कंटेंट जो है वो आपने क्या करा दी डिस्प्ले। तो समझ में आई बात भाई, सही। गेट ch डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए होता है, ये याद रखिएगा कि अगर पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्ले जो होता है उसको होल्ड करने के लिए होता है कि कुछ देर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले रहे। व्हेन वी प्रेस एंटर देन इट विल, लेकिन आप जरूरत नहीं। अब देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स, जो कि इनपुट ले, एंड प्रिंट, और जो कि आउटपुट दे डाटा, यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। उसके अंदर आउटपुट जा रहा हो, एस्केप सीक्वेंस याद कीजिए क्या थी, ये अभी जो हमने ऊपर इस्तेमाल की है, ये तमाम एस्केप। आस्किंग, पहले क्या पूछे, नेम, फिर नेम का इनपुट ले, फिर क्या ले, एज पूछे, एज का इनपुट, हाइट और जेंडर ऑफ ए स्टूडेंट, और फिर क्या करें, उनको डिस्प्ले करा। अब बताइए नाम जो होगा एक बच्चे का, वो कैरेक्टर टाइप होता है, लेकिन तुम्हें पता है कि नाम जो होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर में तो नहीं होगा ना, आपका नाम ए तो नहीं हो सकता ना, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। तो जब मैं डिफाइन करूंगा जेंडर को, तो जेंडर के अंदर मेल और फीमेल लिख लिया आपने, या बॉय गर्ल लिख लिया आप, तो इसमें तो एक ही कैरेक्टर आ रहा है, तो जेंडर के लिए तो सिंगल कैरेक्टर यूज हो सकता है। लेकिन जब मैं नेम एंटर करूंगा तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि वी विल हैव टू एंटर इट इन एन एरे। ये क्या कहलाता है, एरे। समझिए कि अगर नेम 40 लिखा है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेम का मतलब ये हो गया कि ये एक ट्रेन है पूरी 40 डब्बों की, और जो पहला इंजन है उसका नाम क्या है, नेम। इसका मतलब क्या है कि मैं 40 कैरेक्टर्स इसमें क्या कर सकता हूं, इंसर्ट कर सकता हूं। और ये जो वेरिएबल बनेगा ये कैरेक्टर टाइप लिखा तो है, लेकिन मैं इसको कहूंगा क्या, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनेगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। अच्छा, अगर 40 से ऊपर हो गए तो इनपुट नहीं लेगा, लिहाजा मैं इसके अंदर ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं नेम लिखूं और इनपुट में अंदर की चीज क्या कर दूं, छोड़ दूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफॉल्ट में आप मैक्सिमम जितने भी कैरेक्टर्स देंगे वो इसमें खुद ब खुद क्या कर लेगा, एड अप। नहीं समझे,
किसी भी वेरिएबल में मतलब कैरेक्टर टाइप टीचर में ये नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे नेम के बजाय कुछ और लिख लेते हैं, वेरिएबल का नाम है नेम। जब भी तुम इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन करती हो तो क्या मैं जरूरी है कि तुम उस वेरिएबल का नाम एक्स लिखो? अगर एक्स लिखते हैं तो हम लोग फिर अपना नाम नहीं लिखते। अगर मैं लिखता हूं, देखो अगर मैं लिखता हूं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक्स, अब X बताइए क्या मैं एक्स में अपना नाम पूरा एंटर कर सकता हूं? वही- बताओ कर सकता हूं? हम्म, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जो होता है, क्या उसमें आप नाम वो तो एक कैरेक्टर कंटेन करेगा ना। मैंने लिखा नुमान, पहले एन आया, सर लेकिन ओ एन के ऊपर ओवरराइट हो गया, याद है? फिर एम जो होगा वो एन पे ओवरराइट हो जाएगा, फिर ए ओवरराइट, आखिरी में क्या बचेगा भाई? एन। आपका नाम क्या है? अक्सा। और आपका नाम तहरीन। पहले टी आएगा, फिर ए एच आर डबल ई, और आखिरी में क्या आएगा? एम। तो जब तुम इसे प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? खाली एम। नहीं समझे? समझे? इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर एक्स आपका नाम जो है या मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनपुट नहीं ले सकता। अगर मैं कहूं कि ये मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट लेगा तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट नहीं कल बताया था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम %s लिखते हैं, तो लेकिन वो कर कैरेक्टर दे। तो होता है। लेकिन बात समझो ना, मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास वेरिएबल एक हाँ चलो भाई, तो अब इनको हम देंगे, चलो ठीक है भाई। तो हमारी क्लास में एक बच्चे का और इजाफा हो गया नादरीन, है भाई? है भाई? अच्छा, पेन कहाँ गया? तो तुम्हें देखो कैरेक्टर एक्स समझ में आया? तो जो कैरेक्टर एक्स है ये कौन सा कैरेक्टर है? ये एक ऐसा वेरिएबल, ऐसा डब्बा या एक ऐसा बॉक्स है एक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसमें नुमान को प्लेस करता हूं तो इसमें ये आखिरी वाला एन ही आ सकेगा, ये पूरे को होल्ड, क्योंकि ये एक सिंगल गाड़ी है, ये एक ट्रेन नहीं है। तुम्हें समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं इस एक्स के आगे इसको डिफाइन करते हुए मैं लिखूं कैरेक्टर एक्स के आगे ये ट्रेन बना दूं इसे, तो फिर हो सकता अब ये अगर मैं इसमें ये मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैं अगर लिखता हूं एक्स, ऐसे लिखा मैंने इक्वल टू, अब पता नहीं यूं लिखा जाता है कि नहीं, नहीं नहीं खाली एक्स ही लिखिए, एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे आप नुमान। अब जब आप डालेंगे तो ये एक्स के अंदर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। यहां पे ये आपने लिखा ना एक्स इज इक्वल टू नुमान, और आपने यहां पे इसको एक गाड़ी ही रखा, यानी कि एक सिंगल एक्स रखा ये, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मूव करेगा? स्मॉल एन। जब आप प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा होगा? लेकिन जब आपने एक्स ऊपर डिफाइन किया ब्रैकेट्स बनाकर, ठीक है भाई, और ब्रैकेट्स बना के डिफाइन करने के बाद आपने एक्स में ये पूरा नुमान जो है इसको मूव कराया, जब आप इसको मूव कराएंगे डबल कोटेशन के अंदर तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा नुमान जो है वो एक्स में मूव हो जाएगा, क्योंकि नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एरे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन। अब अगर मुझे इस एक्स को प्रिंट करना तो बताइए एक्स बताते खुद एक स्ट्रिंग है या एक सिंगल कैरेक्टर है? अभी अब स्ट्रिंग बन गया। तो जब मैं प्रिंट एफ करूंगा ना इसे प्रिंट कराने के लिए, तो मुझे लिखना क्या होगा? आप लिखेंगे %s, और यहां पे वेरिएबल का नाम क्या लिखूंगा? एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स जो है ये एक ट्रेन टाइप का वेरिएबल है, यानी कि एरे टाइप का वेरिएबल है, जो कि पूरे नाम को होल्ड किया हुआ है, और जब आप प्रिंट कराएंगे तो क्या चीज प्रिंट हो रही होगी? पूरा स्ट्रिंग यानी कि नुमान।
पूरे के पूरे बड़े कैरेक्टर्स इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तुम्हें समझ में आई बात? तो अब आप देखिए, कैरेक्टर जेंडर और कैरेक्टर नेम। जेंडर का मतलब क्या है, ये एक सिंगल वन कैरेक्टर वेरिएबल है जेंडर, और नेम जो है ये एक ट्रेन टाइप का, एरे टाइप का वेरिएबल है। अब क्या किया, एक इंट लिया एज, एज जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फ्लोट, हाइट जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। पहले इसने स्क्रीन को क्या कराया, क्लियर कराया, फिर स्क्रीन पे क्या लिखा, एंटर योर एज लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आप यूजर से ले रहे हैं। एंटर योर एज लिखा हुआ आया, और फिर स्कैनएफ कर रहे हैं, एज, एंटर योर एज ये गलत लिखा है, एज के बजाय क्या होना चाहिए था, नेम। तो इसका मतलब है गलती की हुई है। और नीचे देखो स्कैनएफ परसेंट एस के साथ एम परसेंट, नहीं समझे? तो जब परसेंट एस के साथ एम परसेंट लोगी, चलो, तो ये एम परसेंट के साथ ये चीज लिखी जाएगी, समझे बेटा? क्लियर हुआ? अब यहां पर एंटर योर एज आया, तो एज के अंदर परसेंट टी के साथ परसेंटेज लिख दिया, समझ रहे? उसके बाद एंटर योर हाइट, परसेंट एफ के साथ हाइट लिख दी। सब में क्या चीज आ रहा है, परसेंट आ रहा है, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट। क्या मुझे यहां नाम से पता लग पा रहा है, ये देखो ये जो नेम लिखा है, क्या मुझे नाम से ये पता लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? नहीं, नाम से, लेकिन इस एस से पता लग रहा है। यहां पे जो यहां पे जो और देखिए जेंडर, जेंडर के अंदर भी इन्होंने मेल फीमेल करा है और परसेंटेज दे दिया है। बेहतर क्या था, और इसमें देखिए गलती भी है, यहाँ पे इनको जायज देता परसेंट सी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर इनपुट ले रहा है ना, या तो एम या फिर एफ। तो ये यहाँ पे लिखते परसेंट सी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, जेंडर। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे जब आप ये लिख दोगे तो ये इनपुट आ जाएगा। जब आपके पास वेरिएबल्स में सारे इनपुट आ गए, तो अब आपने उन इनपुट्स को, तुम्हें समझ में आ रही बात, आउटपुट देना। आप देखिए आउटपुट कैसे देगा। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या है, क्लियर, इसने लिखा योर इन्फॉर्मेशन, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा, 3 दफा टैब आएगा, योर, और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। फिर उसके बाद ये 3 दफा स्पेस दे के एन लिखने का कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले योर इन्फॉर्मेशन लिखा, प्रिंट करा रहे, यहां तक प्रिंट कराया, ये योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आया। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया, एक टैब, दूसरा टैब, तीसरे टैब, यहां तक पहुंचे, और फिर एंटर प्रेस कर दिया। तो यहीं पे एंटर प्रेस कर देते डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिखने का कोई फायदा नहीं था। इनको क्या करना चाहिए था, यहीं पे स्लैश, या यहाँ पे स्लैशन कर दिया ना, एक और स्लैशन कर देते तो ये वाला काम खत्म हो जाए। अब उसके बाद नीचे आने के बाद इन्होंने 3 दफा टैब दिया, 1 2 3, योर नेम पे आ गए, कहा होगा बेटी, ठीक है ना, 3 दफा आ गए इसके ऊपर। और आने के बाद आपने क्या लिखा, नेम। क्या लिखा, नेम। अब ये बताओ, ये इसका सिंटैक्स गलत है, आइए बेटा, ये इसका सिंटैक्स क्या है, गलत है। देखो स्लैश टी नेम लिखेंगे, उसके बाद जो ये लिखना है यहाँ पे आप स्लैश टी 2 दफा और लिख दें ताकि 2 दफा आगे चला जाए, और फिर यहाँ पे नेम ये क्या लिखा है, क्यों, क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, पूरा नाम है। तो बताओ परसेंट सी आना चाहिए, एस, एस, तो देखो एस सही लिखा है। और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यहाँ पे कोटेशन क्लोज नहीं की, समझ रहे हो? नहीं, हाँ भाई, सही भाई भाई, ठीक है ना। तो अब ये वाली चीज स्ट्रिंग की हो गई। फिर इन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन, फिर तीसरी इंफॉर्मेशन, चौथी इंफॉर्मेशन, और फिर आप वो भूल गए ना। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एरर्स हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब मैं आपको दूंगा ना, तो इस एरर्स को फाइंड आउट करके उनको रिमूव करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे अगर जेंडर जो है वो कैरेक्टर टाइप का था, हाइट में परसेंटेज लिखना है पागल। तो ये इस तरह के एरर्स जो है ना, वो आप फिर इसमें रिमूव करते हैं। तो बस इसको यही करना।